आज यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी का एक सेशन स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग टाइम टू टाइम एक नई वीडियो लेके आएंगे। और ये वीडियो जो रहेगी वो जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी वेरियस वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उन सब के लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी। और अ, हम लोग उतनी स्टडी करेंगे जितना हमारे एग्ज़ाम के लिए सही रहेगा। फैक्ट को देखेंगे, कितने फैक्ट हमको याद करने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात होती है कि हमारा जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो उससे रिलेटेड और जितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको आप जल्दी आंसर कर पाते हैं। तो फैक्ट देखेंगे और उसके साथ साथ हम कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। देखिए, आज बायोलॉजी का पहला वीडियो है, तो इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप सिलेबस को देख लें, क्योंकि जब तक हम सिलेबस नहीं देखते हैं तो हमें आइडिया नहीं रहता कि हमें कितना पढ़ना है, क्या करना है। तो सबसे पहले हमको सिलेबस देखना है और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये आपके स्क्रीन पे जनरल बायोलॉजी का सिलेबस है जो वेरियस एग्जाम में कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे आपका सबसे पहला काम ये है कि वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और इस सिलेबस को नोट डाउन करिए, ताकि जो भी आगे की वीडियोज़ हैं उन्हें आप इस सिलेबस से लिंक कर सकें और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट हो सके कि हाँ, मेरा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है। दूसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कई बार बच्चों को सिलेबस देख के डर लगता है कि यार इतना बड़ा सिलेबस है और हमें इतना पढ़ना है। देखिए, सिलेबस बड़ा है, सारे टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं जो एग्जाम्स में जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, बट इसका ये मतलब ये नहीं है कि हमें पूरे टॉपिक को डिटेल में पढ़ना है। हमें केवल उतना टच करना है जितना हमारे एग्जाम के लिए फ्रूटफुल है। तो सबसे पहले सिलेबस को नोट डाउन करें, उसके बाद इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सिलेबस देखने के बाद आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो बेसिकली आपके सिलेबस का सेकेंड टॉपिक है, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। तो क्योंकि आज पहला वीडियो है और पहले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि हमारा एक टॉपिक कवर हो जाए, क्योंकि हर दिन हम लोग एक एक टॉपिक कवर करेंगे और उसे आपको देखना है और उसे नोट डाउन करना है ताकि आपका सिलेबस धीरे धीरे आगे बढ़ता रहे। तो आज जो पहला टॉपिक होगा वो ब्लड है। ब्लड की सारी चीजें हम लोग देखेंगे, कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, कहाँ कहाँ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक है ब्लड, ये बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। सर्कुलेटरी सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, एक मीडियम का पार्ट होता है जो ब्लड होता है, और दूसरा ऑर्गेनेल्स ऑर्गन का पार्ट होता है, यानी आप कह सकते हैं कि ऑर्गन सिस्टम का पार्ट होता है, जिसमें हम लोग कैपिलरी, आर्टरी, वेन्स और हार्ट वगैरह पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, केवल और केवल ब्लड को पढ़ेंगे। तो ये जो ब्लड टॉपिक है, इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कि ब्लड है क्या। तो इसका सिंपल सा जवाब है, आप भी सिंपल सा जवाब याद रखिएगा। कम से कम दो पॉइंट तो आपको याद होना चाहिए। पहला पॉइंट, ये कनेक्टिव टिश्यू है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये कनेक्टिव टिश्यू है यानी संयोजी ऊतक है। दूसरा जवाब आपको याद होना चाहिए कि ये एक कोलाइड सोल्यूशन है, नेचुरल कोलाइड सोल्यूशन, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं तो थोड़ी जनरल से स्टैटिक्स है, जनरल से छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। जैसे जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.4 होता है। एक्चुअल में जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.3 टू 7.5 वेरी करता है, और जब इसे आप एवरेज निकालेंगे तो 7.4 आता है। तो एग्जाम्स में सीधे सवाल पूछा जाता है, तो आप 7.4 करिए। यहाँ पे अगर ब्लड का पीएच 7.3 से डिक्रीज करता है या 7.45 से इंक्रीज करता है तो प्रॉब्लम होती है, डिजीज होती है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो मेल और फीमेल में वैरी करता है। इसका मतलब ये है कि ये मेल में 5.5 टू 6 लीटर होगा और फीमेल में 4.5 टू 5.5 लीटर होगा। आप सिंपल सा एक डाटा याद रखिए, ये तो याद ही रखना है, साथ में आपको ये याद रखना है
कि मेल्स में ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो फीमेल से ½ लीटर ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। बेसिक जो टॉपिक का मेन पॉइंट है वो यहीं से स्टार्ट होता है, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो कंपोजिशन में आपको याद रखना है कि जो ब्लड यानी रक्त जो बना होता है, जो ह्यूमन ब्लड होता है या मानव रक्त होता है, ये बेसिकली 2 भाग से बना होता है। एक भाग होता है प्लाज्मा, दूसरा भाग होता है ब्लड कार्पुसेल्स, यानी प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। अब यहाँ पे इन दोनों का कंपोजिशन याद करना आपको बहुत जरूरी है। तो जो प्लाज्मा होता है वो 55% होता है टोटल ब्लड का, और इसमें वाटर, मिनरल, ग्लूकोज और प्रोटीन ये होता है। इसमें कंपोजिशन दिया हुआ है जिसमें आपको 2 चीज याद रखना बहुत जरूरी है। वाटर का कंपोजिशन 90% होता है और प्रोटीन 7% होती है। इसमें टोटल 3 तरह की प्रोटीन होती है, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन और फाइब्रिनोजन। यही फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है जो आगे चल के आपको रक्त का थक्का बनाने में, ब्लड क्लॉटिंग करने में मदद करेगी। एक चीज आपको और याद रखना है कि ये जो तीनों प्रोटीन्स हैं ये तीनों लीवर में बनती हैं, यानी इनका फॉर्मेशन जो होता है वो लीवर में होता है। अब जैसे हम लोग ये देख लें कि प्लाज्मा करता क्या है, तो जितने न्यूट्रिएंट्स हैं और जितने वेस्ट मटेरियल हैं इनका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो प्लाज्मा करता है। ठीक, इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे ब्लड कार्पुसेल्स है। ब्लड कार्पुसेल्स में 3 कार्पुसेल्स होती हैं। हम इनको कॉर्पुसेल्स या कणिकाएं इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सेल से बहुत छोटी होती हैं, तो इन्हें हम जनरली कार्पुसेल्स बोलते हैं, सेल्स नहीं बोलते। यहां पे 3 होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा हूं, मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लें इसको। बहुत छोटे छोटे डिटेल हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले आरबीसी, रेड ब्लड कार्पुसेल्स, लाल रक्त कणिकाएं। ये आपको इसमें ये ध्यान देना है कि मैमल्स में जो आरबीसी यानी जो स्तनधारी में आरबीसी पाई जाती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता। बहुत बड़ा फैक्ट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, न्यूक्लियस नहीं होता। बट 2 ऐसे मैमल हैं, लामा और ऊंट, इनमें आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। दूसरी बात, इनका फॉर्मेशन याद रखना है। इनका फॉर्मेशन जो होता है बोन मैरो में होता है। एक बात आप ध्यान रखें कि इन तीनों ब्लड की जो कॉर्पुसेल्स हैं, इन तीनों का फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है। ठीक है, आरबीसी का भी फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, बट जो फीटस होता है, फीटस यानी जो माँ के पेट में बच्चे होते हैं, यूटेरस के अंदर जो बच्चे होते हैं, उस टाइम पे जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो स्प्लीन में होता है। ठीक, अब बात करते हैं इनके लाइफ स्पॉन की। तो इनका लाइफ स्पॉन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वो 20 to 120 डेज है। तीसरा फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि इनका डीके कहाँ होता है, ये डिजेनरेट कहाँ होती हैं, तो ये लीवर में डिजेनरेट होती हैं। इसके आगे बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी में। वैसे आरबीसी का एक नाम होता है एरिथ्रोसाइट, वो भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कार्पुसेल्स, इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस होता है, ये फैगोसाइटिक सेल होती हैं। इसका मतलब ये है कि ये भक्षक कोशिकाएं होती हैं जिसकी वजह से जो फॉरेन पार्टिकल या रोगाणु वगैरह हमारे शरीर में जाते हैं उन्हें ये नष्ट कर देती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर को सुरक्षित भी रखती हैं। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन आपको मालूम है कि बोन मैरो में होगा और ये डिजेनरेट कहाँ होंगी, ब्लड में ही डिजेनरेट हो जाती हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। इनका लाइफ स्पॉन कितना होगा? इनका लाइफ स्पॉन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 12 to 20 डेज है। वैसे कुछ बुक में 2 to 4 डेज भी दिया हुआ है। 12 to 20 डेज आप याद रखिए। अब आप जानते हैं कि जिस
सेल में न्यूक्लियस होगा वो डिवाइड करेंगे, अनकंट्रोल्ड डिवीजन, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होगा, और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को ही हम कैंसर कहते हैं। तो यहाँ पे जो WBC में कैंसर होता है उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इसको हिंदी में बिंबाणु बोलते हैं, इसे बायोलॉजी की भाषा में थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, फॉर्मेशन इनका बोन मैरो में ही होता है, और ये डिजनरेट कहाँ होती हैं? ये डिजनरेट स्प्लीन में होती हैं। इनका जो लाइफ स्पॉन होता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 5 to 9 डेज होता है। वैसे कई बुक्स में इनका जो लाइफ स्पॉन है वो 3 to 5 डेज का भी दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग ब्लड कार्पुसेल्स के बारे में यहाँ पे देख लिए। जितने भी ब्लड कार्पुसेल्स होते हैं उन सब का हमने यहाँ पे डिटेल देख लिया, और डिटेल में जितने भी फैक्ट आपके होते हैं वो सारे फैक्ट आपके पास हैं। इनको नोट डाउन करके इनको याद करिए, एग्जाम में यहीं से ब्लड कार्पुसेल्स के इन्हीं फैक्ट से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है कि रक्त का कार्य क्या है, यानी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ब्लड। तो यहाँ पे सिंपल में आप 3 इसके फंक्शन याद रखिए। पहला फंक्शन है ये मीडियम का कार्य करता है, यानी जितने भी पार्टिकल हैं, चाहे न्यूट्रिशन हो, चाहे वेस्ट मटेरियल हो, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो, ये सब का क्या करेगा? परिवहन करेगा, ट्रांसपोर्टेशन करेगा। दूसरा फैक्ट आपको याद रखना है कि जो ब्लड होता है ये हमारे बॉडी में हीलिंग का भी कार्य करता है, यानी जो भी टिश्यूज हैं जो डैमेज हो जाते हैं उन्हें ये रिपेयर करता है। तीसरी बात आपको याद रखना है कि ये जो ब्लड है हमारे बॉडी में वाटर लेवल को मेंटेन रखता है, हीट को मेंटेन रखता है। ठीक, उसके बाद हम लोग चलते हैं, एक हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये टॉपिक है ब्लड प्रेशर यानी रक्त दाब। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि आखिर ब्लड प्रेशर होता क्या है, रक्त दाब क्या होता है। तो देखिए, हमारे हृदय में रक्त को संचरित करने के लिए हृदय एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है, जिसे हम संकुचन और शिथिलन कहते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। और इन दोनों स्थितियों में एक प्रेशर यानी एक दबाव उत्पन्न होता है, जिसे हम सिस्टोलिक प्रेशर या सिस्टोलिक प्रेशर एवं डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर हमारा 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है, और इसी का जो रेशियो होता है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक सामान्य व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कितना होगा, तो आप बता सकते हैं कि ये 120/80 mmHg होता है। आगे बढ़ते हैं, आपको याद रखना है कि इस प्रेशर को किससे मेजर किया जाता है। तो एक इंस्ट्रूमेंट होता है स्फिग्मोमैनोमीटर। इस स्फिग्मोमैनोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है। अब आगे बढ़ते हैं, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। कोगुलेशन ऑफ ब्लड का मतलब होता है ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का थक्का बनना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि ये थोड़ा सा आपके लिए जो बायोलॉजी से नहीं होंगे या जो साइंस से नहीं होंगे उनको थोड़ा सा लग रहा होगा कि ये बहुत ही टफ टाइप का है, इक्वेशन टाइप का है, बट यहाँ से बहुत ही छोटे सवाल पूछे जाते हैं, और वो जो छोटे सवाल हैं उन्हीं को आपको याद रखना है। सबसे पहले एक बार मैं प्रोसेस बता दूं। सबसे पहले आपको ये समझना है कि ब्लड क्लॉट क्या होता है। तो ब्लड क्लॉट एक नेचुरल प्रोसेस होती है, एक प्राकृतिक क्रिया होती है, जो एक प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, सुरक्षात्मक क्रिया होती है। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ और ब्लड क्लॉट होता रहा, ब्लड सिक्रेशन होता रहा या रक्त का स्राव होता रहा, तो धीरे धीरे रक्त की कमी की वजह से उस ह्यूमन की डेथ हो जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगी रक्त की कमी की वजह से, सफोकेशन की वजह से उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इस चीज को रोकने के लिए हमारे शरीर में एक प्राकृतिक क्रिया होती है, और उस प्राकृतिक क्रिया में रक्त का थक्का बनता है, जिसे ब्लड क्लॉट कहते हैं, और उससे हमारा रक्त का जो बहाव है वो रुक जाता है। ये कैसे होता है?
देखिए एक प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन होती है जो थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम की उपस्थिति में थ्रोम्बिन में बदल जाती है। अब ये थ्रोम्बिन प्रोटीन फाइब्रिनोजन प्रोटीन को फिब्रिन में बदल देती है। ये 3 फैक्ट आप याद रखिए। सबसे बड़ी बात आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि रिजिड प्रोटीन कौन होती है ब्लड क्लॉटिंग में, तो आपको याद रखना है कि फाइब्रिन प्रोटीन जो होती है ये एक रिजिड प्रोटीन होती है और यही प्रोटीन क्या करती है, हमारा जहां पे चोट लगा हुआ है वहां पे एक ऐसे ये जाल बनाती है और जाल बनाने के बाद अंदर से जितने भी ब्लड कार्पुसेल्स आ रहे हैं ये सारे ब्लड कार्पुसेल्स यहीं पे ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप होने की वजह से एक क्लॉटिंग हो जाती है और रक्त का बहाव जो है वो रुक जाता है। बस सिंपल सा है ब्लड क्लॉटिंग, इतने ही फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा फैक्ट बनता है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि सेरम क्या होता है, व्हाट इज सेरम। तो यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि ये जो जाल बना हुआ है फिब्रिन प्रोटीन का, ये ब्लड कार्पुसेल्स को ट्रैप करके अंदर से ब्लड को बाहर नहीं आने देता, परंतु यहां पे प्रोटीन ने जाल बनाया, ये सारे कार्पुसेल्स यहां पे ट्रैप हो गई। पर आप देखिए वाटर, मिनरल और ग्लूकोज, ये 3 चीज ऐसा होता है जो इसके बावजूद भी वुंड से, घाव से, चोट से बाहर निकलता रहता है और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेरम। तो एक सिंपल सा आप एक लाइन नोट डाउन कर ले, सेरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस प्रोटीन। यानी प्लाज्मा से जब आप प्रोटीन को बाहर निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, सेरम बन जाएगा, जो मिलेगा वो क्या होगा, सेरम होगा। इस तरह से आपका ये जो ओवरऑल सिलेबस है ब्लड का ये हमने बता दिया। अब कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जिनको हमें आगे समझना है और इन्हीं से हमारे एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। तो चलिए कुछ आगे के जो छोटे टॉपिक बचे हैं उन्हें भी हम लोग समझ लेते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लड ग्रुप। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अपने कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा ताकि आगे पढ़ने में आपको आसानी हो। टॉपिक है ब्लड ग्रुप। सबसे पहले हम इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए आपको याद रखना है कि सबसे पहले ब्लड ग्रुप के बारे में जो जानकारी दी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने दी। कार्ल लैंडस्टीनर ने दी, ये बात आपको याद रखना है। और इन्होंने कब दिया, 1900 में। अब इन्होंने जो ब्लड ग्रुप दिया वो बेसिकली 3 ब्लड ग्रुप दिए इन्होंने, ए बी ओ, और इसी को कहा जाता है एबीओ ब्लड सिस्टम। कई बार आपसे पूछा जाता है कि एबीओ ब्लड सिस्टम किसने दिया, तो कार्ल लैंडस्टीनर दिया। और इसी काम के लिए इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया। इसी काम के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने ही 1940 में आरएच फैक्टर की खोज की। सारे फैक्ट लिखते चलिए। 1940 में इन्होंने ही आरएच फैक्टर की खोज की और आरएच फैक्टर हमारे ब्लड में एक एंटीजन का काम करता है। अब कई बार पूछा जाता है कि एबी ब्लड ग्रुप जो होता है इसकी खोज किसने की, तो आपको एक साइंटिस्ट याद रखना है, डिकैस्टेलो। डिकैस्टेलो जो थे इन्होंने क्या किया, एबी ब्लड ग्रुप को खोजा या एबी ब्लड ग्रुप को दिया। एक और एग्जाम में फैक्ट पूछा जाता है कि ये जो आरएच फैक्टर होता है ये कहां पाया गया पहली बार, तो आपको याद रखना है कि ये रीसस नाम के बंदर में पाया गया और इसी का शुरुआती 2 लेटर लेके इसे कहा गया आरएच फैक्टर। ये चीज आपको याद रखना है। अब चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे हम लोग ये देखते हैं कि
ये जो ब्लड ग्रुप है, ये ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन होता है और कौन कौन से फैक्ट है इसमें जो आपको याद रखने हैं। तो यहां पे आप लोग देखेंगे कि जो ब्लड ग्रुप है, ये जो ब्लड ग्रुप है, इसमें आप दो फैक्ट याद रखिए, दो फैक्ट याद रखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप है इसमें दो पार्ट होते हैं बेसिकली। एक पार्ट होता है एंटीजन का और दूसरा पार्ट होता है एंटीबॉडी का। अब देखिए, ये जो आपका एंटीजन है, ये एंटीजन आपका आरबीसी में होता है और एंटीबॉडी जो होता है ये प्लाज्मा में होता है। आरबीसी में आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में आप जानते हैं एक पार्ट होता है ग्लोबुलिन का, और इसी ग्लोबुलिन में दो स्ट्रेन होते हैं ए और बी, और यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा है एंटीजन। तो जब भी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि एंटीजन क्या है, तो एंटीजन एक प्रोटीन है। कहां उपस्थित होती है? आरबीसी में उपस्थित होती है। कितनी होती है? दो होती हैं, ए और बी। अब इसी के रिस्पेक्ट में प्लाज्मा में दो प्रोटीन होंगी जो एंटीबॉडी के रूप में होंगी, और वो कौन कौन सी होंगी? ए और बी। अब यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी रक्त समूह में कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये दुश्मन होते हैं। अगर गए तो रक्त का थक्का जम जाएगा। अब यहाँ पे बी और स्मॉल बी दोनों साथ नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो रक्त का थक्का जम जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे डिटरमाइन होगा और यहाँ से सवाल कैसे उठेंगे। तो देखिए, यहाँ पे दो लाइन आपको याद रखनी है, और दो लाइन अगर याद रखते हैं तो कभी भी ब्लड ग्रुप से आपका सवाल गलत नहीं होने वाला। सवाल कैसे पूछे जाएंगे ये भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि ब्लड ग्रुप का डिटरमिनेशन जो होता है, जो ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किया जाता है, वो एंटीजन के बेस पे किया जाता है। यानी जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि अगर आरएच फैक्टर है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, और अगर आरएच फैक्टर नहीं है तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। तो जैसे हमने कहा कि एंटीजन के आधार पे, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एंटीजन। तो एंटीजन दो होते हैं। अब ये दो किस तरह से उपस्थित हो सकते हैं? तो देखिए, या तो ए आएगा, या तो बी आएगा, या तो ए बी आएगा, या तो कोई नहीं आएगा, यानी नील, कोई भी नहीं आएगा। अब बात करते हैं ग्रुप की। तो आप जानते हैं ग्रुप दो तरह से हो सकता है। एक में RH होगा और दूसरे में RH नहीं होगा। तो अगर एंटीजन ये A है तो ये या तो A प्लस होगा या तो A माइनस, यहां पे B प्लस होगा या B माइनस होगा, यहां पे AB प्लस होगा या यहां पे AB माइनस होगा। अब यहाँ पे नील, नील का मतलब होता है कोई एंटीजन नहीं। अब यहाँ पे जो कार्ल लैंडस्टीनर है, उन्होंने एक शब्द यूज किया था जिसे उन्होंने नॉट बोला, यानी जीरो, और हम इंडियन इसी को क्या बोल देते हैं? ओ ब्लड ग्रुप। तो या तो O प्लस होगा या तो O माइनस होगा। अब आगे चलते हैं एंटीबॉडी का। तो आप जानते हैं कि एंटीबॉडी हमेशा एंटीजन के अपोजिट आती है। तो अगर A है तो ये एंटीबॉडी क्या होगी? B होगी। अगर B है तो एंटीबॉडी A होगा। अगर AB है तो कोई एंटीबॉडी नहीं आएगी, यानी नील। और अगर O होगा, अगर कोई एंटीजन नहीं होगा तो यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी आ जाएंगी, यानी A और
बी। अब सवाल कैसे बनेंगे ये समझ लीजिएगा। देखिए सवाल बनता है कि अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है तो उसमें एंटीजन कौन सा होगा, एंटीबॉडी कौन सा होगा, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो ये अगर टेबल आपको याद है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं कि अगर ऐसा है तो कौन सा एंटीजन होगा, कौन सा एंटीबॉडी होगा। अब चलिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में, और दूसरी बात ये कि बेबी यानी न्यूबॉर्न बेबी का ब्लड ग्रुप क्या होगा, इसे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो दोनों का एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट हम बताते हैं और उस कॉन्सेप्ट से आप क्या कर सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं ट्रांसफ्यूजन की, यानी रक्तदान की। ट्रांसफ्यूजन की बात कर रहे हैं यानी रक्तदान की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्लीज आप लोग हिंदी और इंग्लिश से ज्यादा परेशान मत होइएगा। हम इंग्लिश टर्म अगर यूज करते हैं तो साथ में हिंदी भी उसकी बताएंगे। कई बार ऐसा होता है कि बायोलॉजी में हिंदी से ही चल पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो हम दोनों शब्द यहाँ पे यूज कर रहे हैं, रक्तदान यानी ट्रांसफ्यूजन। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा रहा हूं। और देखिए एग्जाम में बड़े अच्छे सवाल बनते हैं। जैसे सवाल बना कि मान लीजिए मिस्टर राम है और मिस्टर राम का एक्सीडेंट हुआ, और मिस्टर राम का एक्सीडेंट हुआ तो इनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव था। अब बताइए इनको कौन कौन ब्लड दे सकते हैं, है ना, और कौन ब्लड नहीं दे सकता, अगर नहीं दे सकते हैं तो क्यों नहीं दे सकते, ये सारे सवालों का जवाब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मिस्टर राम का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे ये देखना है कि मिस्टर राम के ब्लड में है क्या क्या। तो पहली बात तो इनके पास एंटीजन बी है, और दूसरी बात इनके पास RH फैक्टर है, ये दो चीज। अब देखिए यहां पे कंडीशंस कैसे बनेंगी, या तो हम एंटीजन देंगे और RH फैक्टर नहीं देंगे, या तो हम एंटीजन नहीं देंगे RH फैक्टर दे देंगे, या तो हम दोनों दे देंगे, और या तो हम दोनों नहीं देंगे। ये चार कंडीशन बन सकती है, इन चार के अलावा हम कोई कंडीशन नहीं बना सकते। और इस तरह आप कह सकते हैं, आप टेबल में देख के बता सकते हैं कि ये ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होगा। तो अगर ये है तो ये हो जाएगा बी नेगेटिव, अगर ये है तो ये हो जाएगा O पॉजिटिव, ये है तो हो जाएगा बी पॉजिटिव, और अगर ये है तो हो जाएगा O नेगेटिव। ये चार ऐसे ब्लड ग्रुप हैं जो मिस्टर राम को दिए जा सकते हैं, इसके अलावा बिल्कुल नहीं। अब मान लीजिए एक मिस्टर श्याम है, एक मिस्टर श्याम है, और मिस्टर श्याम जो राम के चाइल्डहुड फ्रेंड है यानी बचपन के दोस्त हैं, और ये इनका जो ब्लड ग्रुप है वो A पॉजिटिव है, और ये कहते हैं कि नहीं अपने दोस्त को हम ही ब्लड देंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो क्या हो सकता है, तो देखिए इनके पास एंटीजन A है और RH फैक्टर है। अब RH फैक्टर इनके पास भी है, RH फैक्टर इनके पास भी है, तो RH फैक्टर से दिक्कत नहीं होगी। बट इनके पास एक चीज और है, एंटीबॉडी B, और इनके पास एक चीज और है, एंटीबॉडी A। अब देखिए जैसे ही इनका ब्लड इनके पास आया तो ये एंटीबॉडी इससे इंटरेक्शन करेगी, और ये एंटीबॉडी इससे इंटरेक्शन करेगी, और यहां पे क्या होगा, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। और अगर समय पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं रोका गया तो ये मिस्टर राम इनको थैंक यू भी नहीं बोल पाएंगे, और इनकी डेथ हो जाएगी, यानी ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो यहां पे आपको समझ में आ गया कि आखिर क्यों हम दूसरा ब्लड ग्रुप नहीं दे सकते, और कौन कौन सा हम ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इतनी बात आई होप समझ में आ गई होगी। अब यहीं पे चलिए देख लीजिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है। आपसे पूछा जाता है कि अगर जो मदर है यानी जो फीमेल है, इसका ब्लड ग्रुप अगर B पॉजिटिव है, या मान लीजिए सिंपल सा एक तरीका एग्जांपल लीजिए, B है और इसका विवाह एक पुरुष के साथ होता है जिसका ब्लड ग्रुप A है, तो मुझे बताएं कि बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है।
तो बहुत ही आसान सा तरीका है, यहाँ पे आपको वही लेके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। जैसे या तो A होगा, या तो B होगा, या तो AB होगा, और या तो O होगा। यानी या तो ये जाएगा, या तो ये जाएगा, या तो ये दोनों जाएंगे, या तो इन दोनों में से कोई नहीं जाएगा। यानी ये 4 ब्लड ग्रुप बच्चे का हो सकता है। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग एग्जाम्पल लेके अलग अलग तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है, और इन सवालों के जवाब देने में अगर थोड़ा सा भी आपने टाइम लगाया तो आपके अगले सवाल छूट जाएंगे और उससे प्रॉब्लम होगी। अब आज के सेशन का सबसे लास्ट टॉपिक जो आपको समझना जरूरी है, एक एग्जाम में बीमारी पूछी जाती है, एक आप कह सकते हैं कि एक एनेमिक कंडीशन होती है जो फीटस में होती है, और उसका नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब आपसे पूछा जाएगा कि ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या है। तो यहां पे आपको समझने के लिए ये समझना है कि मान लीजिए अगर फादर है यानी मेल, ये RH पॉजिटिव है, और अगर मान लीजिए इसका विवाह महिला के साथ होता है जो RH निगेटिव है, और इनकी जब संतान आती है तो इसकी जो फर्स्ट प्रोजनी होगी, पहली संतान होगी, ये अलाइव होगी यानी जीवित होगी। परंतु मान लीजिए इसकी दूसरी संतान आती है और ये RH पॉजिटिव हो जाती है, अगर ये RH पॉजिटिव हो जाती है तो इस फीटस की डेथ हो जाएगी, यानी जन्म से पहले ही इसकी मृत्यु हो जाएगी, और इसी कंडीशन को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहते हैं। ये एक हीमोलाइटिक एनीमिक कंडीशन है जिसमें क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है, आप यह कह सकते हैं कि ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से ये कंडीशंस क्रिएट होती हैं। अब यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड में कुछ फैक्ट याद करने पड़ेंगे। जैसे एग्जाम में पूछा जाएगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस किससे संबंधित है, तो RH फैक्टर से संबंधित है। इसमें माँ कैसी होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और बेबी कैसा होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये निगेटिव है, सेकेंड बेबी अगर निगेटिव है तो यहाँ पे बेबी की डेथ नहीं होगी, उसकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। बट अगर ये पॉजिटिव हो गया तो बर्थ के पहले ही इसकी डेथ हो जाएगी। ठीक, तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी थी, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसी जानकारियां अगर रहती हैं तो हम लोग पहले ही उसके लिए संभल जाते हैं, है ना, और इन फ्यूचर ऐसी कोई समस्याएं नहीं आती हैं। तो एक सामान्य जानकारी के रूप में भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इस तरह से आपका ये पूरा जो ब्लड वाला जनरल टॉपिक था ये कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट कवर करेंगे, जिसमें हम लोग ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ऑर्गन सिस्टम में जैसे हम लोग आर्टरी पढ़ेंगे, वेन्स पढ़ेंगे, हार्ट पढ़ेंगे, हार्ट का फंक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल आए हुए हैं उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी, और अगर थोड़ा सा भी आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो हमारे लिए फ्रूटफुल है, थोड़ी सी हेल्प हो रही है आपकी, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे ये जो एफर्ट है वो कई लोगों तक पहुंच सके और आपका सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट हो सके। थैंक यू सो मच।